चलिए आज हम लोग बात करेंगे ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस है ना, और प्लांट हार्मोन के बारे में। ठीक है, ये जो ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस है ये क्या कार्य करते हैं कि ये प्लांट में ग्रोथ करने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं ये? प्लांट में ग्रोथ है ना, प्लांट में जो ग्रोथ करने का कार्य होते हैं ये जो ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंस है ये इनका कार्य होता है। ठीक है, तो पादप शरीर में होने वाली जो अधिकांश प्रकार्यात्मक क्रियाएं होती है, ठीक है, अधिकांश जो प्रकार्यात्मक क्रियाएं होती है जैसे कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी एवं वृद्धि, ठीक है, तो कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों के क्रियाओं एवं अंतर क्रियाओं है ना, एक्शन एंड इंटरेक्शन के कारण होती है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? हार्मोन्स कहते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थों को हार्मोन्स या पादप वृद्धि नियंत्रक या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन का शाब्दिक अर्थ होता है कि मैं क्रियाशीलता जगाता हूँ। ठीक है, हार्मोन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कि मैं क्रियाशीलता जगाता हूँ। हार्मोन ये कहता है कि मैं क्रियाशीलता जगाता हूँ किसमें? पौधों में, ताकि पौधे क्या कर पाए? क्या कर पाए? तो ये ग्रोथ कर पाए, ये इसका पौधे का जो ग्रोथ है वो क्या हो? नियंत्रित हो। ठीक है, आई अराइज टू एक्टिविटी। ठीक है, तो हार्मोन शब्द एक ग्रीक शब्द हार्मेओ से बना हुआ है, हार्मेओ से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्दीपित करना, टू स्टूमुलेट और टू अर्ग। ठीक है, होता है। तो थीमेन 1948, थीमेन नामक एक साइंटिस्ट हुए, थीमेन नामक है ना, इन्होंने 1948 में पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को फाइटो हार्मोन कहा। पौधों में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं इनको है ना, थीमेन ने क्या कहा? 1948 में फाइटो हार्मोन नाम दिया। ठीक है, इसके बाद है पिंकटन एवं थीमेन 1948 में हार्मोन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया था। उनके अनुसार ये था कि हार्मोन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि पौधों में प्राकृतिक रूप से एक स्थान पर निर्मित होते हैं तथा पौधों के अन्य भागों में इसकी अत्यंत अल्प मात्रा है ना, अत्यंत अल्प मात्रा वृद्धि एवं अन्य प्रकार्यात्मक क्रियाओं पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। ठीक है, सन 1971 में फिलिप्स ने पादप वृद्धि नियंत्रकों या हार्मोन्स को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया था। तो इनके अनुसार देखते हैं, तो पादप हार्मोन ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देखिए, देखते हैं यहाँ पर, तो पादप हार्मोन ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों की विशिष्ट कोशिकाओं में निर्मित होते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं है ना, जो कि पौधों की विशिष्ट कोशिकाओं में निर्मित होते हैं है ना, कोशिकाओं जो कि पौधों के विशिष्ट कोशिकाओं में निर्मित होते हैं एवं दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरित होते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या होने लगेंगे? ये स्थानांतरित होंगे। ठीक है ना, स्थानांतरित होकर के अल्प सांद्रता में वृद्धि से ही, अल्प सांद्रता में वृद्धि से ही ये संबंधित क्रियाकलाप को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इनमें संबंधित क्रियाकलाप को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? हॉर्मोन्स कहा जाता है, प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रोथ हार्मोन है ना, तो यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला नंबर है यहाँ पर ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन के बारे में बात करते हैं है ना। तो ऑक्सिन जो होता है वो क्या होता है? इसका एग्जांपल क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड है ना, ये इंडोल एसिटिक एसिड होता है, या फिर इंडोल ब्यूटिरिक एसिड हो सकता है, या फिर नेपथलीन एसिटिक एसिड हो सकता है, या फिर 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी हो सकता है। इसको हम लोग ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। ये एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है। उसी प्रकार से देखते हैं जिब्रेलिन्स के बारे में। तो जिब्रेलिन का उदाहरण है जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है? जिब्रेलिक एसिड। इसके बाद है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का उदाहरण है काइनेटिन। ठीक है, काइनेटिन या फिर जियाटिन, काइनेटिन या फिर जियाटिन साइटोकाइनिन का क्या होता है? उदाहरण होता है। उसी प्रकार से देखते हैं एथिलीन के बारे में। तो जो एथिलीन है इसका उदाहरण ही क्या होता है? एथिलीन ही होता है। इसके बाद है डॉर्मिन्स। डॉर्मिन्स में हम लोग देखते हैं तो एब्सिसिक एसिड, फैसिक एसिड, जेंथोक्सी आदि, जेंथोक्सिन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है फ्लावरिंग हार्मोन्स। ठीक है, डॉर्मिन्स के बाद क्या होता है? फ्लावरिंग हार्मोन्स। तो ये फ्लावरिंग हार्मोन्स क्या करते हैं? ये फ्लावर को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये किसी पौधे में फ्लावरिंग की क्रिया को ये उद्दीपित करने का कार्य करते हैं। कौन? फ्लावरिंग हार्मोन्स। इसका उदाहरण है फ्लोरिजेन, एंथेसिन, वर्नेलिन आदि। ठीक है, इसके बाद है अन्य प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि साइक्लिटॉल्स है ना, विटामिन्स और फाइटोक्रोम। ठीक है, तो ये भी प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि फिनोलिक पदार्थों के रूप में है ना, फिनोलिक सब्सटेंस कुछ होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? काउमेरिन, काउमेरिन। ठीक है, इसके बाद है वृद्धि निरोधक यानी कि सिंथेटिक ग्रोथ
रिटर्डेंट्स, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या होते हैं, कृत्रिम ऑक्सीन्स हो गए, सॉरी मार्फेक्टिन्स हो गए, मेलफॉर्मिन्स हो गए, ठीक है, मेलिक हाइड्रोजाइड्स हो गए, ठीक है। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अन्य संश्लेषित पदार्थ और होते हैं इसमें, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कृत्रिम, जैसे कृत्रिम ऑक्सीजन हो गया, संश्लेषित साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है। तो इन सारे तथ्यों के अनुसार प्राकृतिक एवं संश्लेषित दोनों ही प्रकार के जो रसायन होते हैं ये पादप हार्मोन की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, जो कि पोषक पदार्थ नहीं होते हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति से ये प्लांट के जो ग्रोथ होता है इसको ये स्टिमुलेट करने का या प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके आधार पर जो ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन है इसको दो प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर इसमें ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन एंड सेकंड नंबर है ग्रोथ इनहिबिटरी सब्सटेंस, ठीक है। मतलब बढ़ावा ग्रोथ प्रमोटिंग क्या होगा, ये ग्रोथ को बढ़ावा देंगे, जबकि ग्रोथ इनहिबिटरी क्या होंगे, ये ग्रोथ को रोक देंगे, ठीक है, ग्रोथ को रोकने का कार्य करते हैं। तो इन्हीं में से एक हार्मोन के बारे में अभी बात करते हैं हम लोग, ऑक्सिन्स के बारे में, ठीक है, ऑक्सिन, ठीक है। तो ये ऑक्सिन क्या होते हैं, तो ऑक्सिन पादप हार्मोन का एक ऐसा समूह होता है जो कि विभिन्न प्रकार की वृद्धि क्रियाओं को प्रेरित करने का कार्य करता है, ठीक है। ऑक्सिन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि जड़ एवं तना के शीर्ष में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं तथा नीचे की ओर प्रवाहित होकर के पादप वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो हार्डी नामक एक साइंटिस्ट हुए, इनके अनुसार ऑक्सिन को इन्होंने कैसे परिभाषित किया इसके बारे में देखते हैं। तो ऑक्सिन ऐसे जैविक पदार्थ होते हैं, है ना, जो कि पौधे के अंदर स्रावित होते हैं और अत्यंत कम मात्रा में पौधों की शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करने का कार्य ये करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन शब्द का जो उपयोग है सर्वप्रथम कोगल एवं हैगेन स्मिथ नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1931 में किया था, 1931 में किया था। तो ऑक्सिन शब्द एक ग्रीक शब्द यानी कि ऑक्जेन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो, मतलब ऑक्सिन जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है ऑक्साइन से, जिसका अर्थ होता है क्या, टू ग्रो, मतलब बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ाना या बढ़ना, ठीक है। तो इसका अर्थ ही क्या हो जाता है, बढ़ना, मतलब ऑक्सिन का अर्थ क्या हो जाएगा, ग्रोथ को बढ़ाने वाला हार्मोन, ठीक है। तो कोगल एवं हैगन स्मिथ के अनुसार ऑक्सिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो कि मुख्य कोशिकाओं के विवर्धन या दीर्घीकरण, सेल इनलार्जमेंट अथवा सूट की वृद्धि से संबंधित होता है। ऑक्सिन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑक्सिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि अल्प सांद्रता में उपयोग करने पर पौधे के ऊर्ध्वाधर अक्ष में यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में वृद्धि करने के लिए ये प्रेरित करता है, मतलब ये ऊंचाई की ओर, मतलब पौधे को ऊंचा होने के लिए क्या करता है, सहायता करता है या फिर ऊंचा होने में इसका हाथ होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सिन की खोज। ऑक्सिन की जो खोज है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880 में, चार्ल्स डार्विन नामक साइंटिस्ट ने 1880 में अपनी पुस्तक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, ठीक है, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट में बताया कि पौधे के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि वृद्धि क्रिया में मदद करते हैं, जो कि वृद्धि की क्रिया में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। डार्विन ने देखा कि कैनरी ग्रास जो होता है कि नवोद्भिद के प्रांकुरचोल को एक पार्श्व दिशा प्रकाश दिया जाता है तो वो उस ओर मुड़ जाता है, मतलब प्रकाश के प्रति ये क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो बाद में पता लगाया गया कि इसके जो शीर्ष में पाया जाने वाला है, जैसे कि इसमें जैसे देखते हैं इसमें कि एक कैनरी ग्रास है, तो कैनरी ग्रास को जब एक तरफ से ही क्या दिया जाता है ना, लाइट दिया जाता है तो वो प्रकाश की ओर मुड़ने लगते हैं, है ना। जबकि इसके शीर्ष को जब काट दिया जाता है तब पता चलता है कि ये मतलब प्रकाश की ओर अब नहीं मुड़ रहा है ना। इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे ये सिद्ध होता है कि इस प्लांट के या फिर कैनरी ग्रास के सूट एपेक्स में कुछ ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो कि प्रकाश के प्रति क्या करता है, अपनी बंधुत्व रखता है, वो प्रकाश के प्रति क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन करता है, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन करता है और प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या नाम दिया था, और कुछ समय पश्चात क्या किया इन्होंने कि शीर्ष को इन्होंने काट दिया या फिर किसी जिलेटिन के द्वारा या किसी ग्लैडिंग के द्वारा इसको क्या कर दिया, किसी टोपी नुमा संरचना के द्वारा इसको क्या कर दिया, ढक दिया गया, ठीक है। तो इसमें किसी भी प्रकार की बेंडिंग हमको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसके पश्चात सेकेंड नंबर बॉयसन एंड जेनसन नामक साइंटिस्ट हुए, है ना, 1910 से 1913 के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो सूट एपेक्स होता है ना, प्रांकुर चोल के यानी कि कोलियोप्टेल के अग्रभाग को काट दिया, उसके प्रकाश के प्रति अनुवर्तन अनुक्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन कटे हुए अग्रभाग को पुनः प्रांकुर चोल पर इन्होंने रखा, है ना, इस प्रकार से पुनः रखा और पाया कि इसमें अनुवर्तन होता है, ठीक है।
इन्होंने देखा कि प्रांकुचोर के कटे हुए भाग के मध्य में जिलेटिन का एक टुकड़ा रखने पर भी प्रांकुचोर जो है वो प्रकाशानुवर्तन प्रदर्शित करता है, जिसके कारण प्रांकुचोर जो होता है प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो बायसन एवं जेनसन ने देखा कि यदि प्रकाश की ओर से भाग में माइका की पतली पट्टी लगा दी जाए तब भी प्रकाशानुवर्तन होता है, लेकिन यदि माइका की पट्टी को प्रकाश के विपरीत भाग में लगा दिया जाए तो प्रकाशानुवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो बायसन और जेनसन नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने 1910 में प्रमाणित किया कि डार्विन द्वारा प्रस्तावित जो वृद्धि पदार्थ होता है वास्तव में एक रासायनिक उद्दीपक होता है जो कि पादप वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके बाद पाल नामक साइंटिस्ट हुए, है ना, 1914 से 1919 के बीच में, 1914 से 1919 के बीच में एक साइंटिस्ट हुए पाल नामक, है ना। इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने अपने प्रयोग में, है ना, प्रयोग में इन्होंने देखा कि जब प्रांकुर चोल के कटे हुए शीर्ष को, है ना, प्रांकुर चोल के स्टंप के ऊपर में, प्रांकुर चोल के स्टंप के ऊपर में एक तरफ खिसकाकर, ठीक है, रखने पर, उसके अंधकार में रखने पर भी प्रांकुर चोल मुड़ जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि प्रांकुर चोल के अग्रभाग पर कुछ, है ना, रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं जो कि प्रांकुर चोल के निचले भाग में स्थानांतरित होने के पश्चात वृद्धि के दर में बढ़ोतरी करते हैं। ठीक है, इसके बाद है एफ डब्ल्यू वेंट नामक एक साइंटिस्ट हुए, एफ डब्ल्यू वेंट, है ना, 1928 में। इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने ऑक्सीजन की खोज के लिए अपने प्रयोग जई के, है ना, प्रांकुर चोल यानी कोलियोप्टाइल पर किया। इन्होंने बहुत से प्रांकुर चोलों के शीर्ष भागों को टिप से अलग कर दिया। ठीक है, इन्होंने टिप से अलग कर दिया, ठीक है, और एक कांच की प्लेट के ऊपर रखा, एगार ब्लॉक के ऊपर रखा। ठीक है, इस प्रकार से एगार ब्लॉक के ऊपर रख दिया और कुछ समय पश्चात इन्होंने एगार ब्लॉक के छोटे छोटे घनाकार टुकड़े तैयार करके उसमें प्रांकुर चोल के कटे हुए आधारी भाग स्टंप के ऊपर एक उत्केंद्रीय रूप में, है ना, इसेंट्रिकली उसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया। सभी जो नवोद्भिद होते हैं, सभी नवोद्भिदों को 2 घंटे तक अंधकार में रख दिया और 2 घंटे पश्चात निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि प्रांकुर चोल एगार ब्लॉक की विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं। ठीक है, एगार ब्लॉक की ये विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो उपयुक्त प्रयोग के आधार पर वेंट ने निष्कर्ष निकाला कि प्रांकुर चोल के शीर्ष में एक वृद्धि कारक पदार्थ का निर्माण होता है जो प्रांकुर चोल के शीर्ष से स्थानांतरित होकर के एगार ब्लॉक में पहुंच जाता है। ठीक है, अगर एगार ब्लॉक को प्रांकुर चोल के कटे हुए भाग के ऊपर रखने पर पश्चात यह वृद्धि कारक पदार्थ प्रांकुर चोल के आधारी भाग में मिश्रित होकर के वहां वृद्धि प्रदर्शित करता है। तो सन 1928 में एफ डब्ल्यू वेंट ने प्रांकुर चोल के अग्रभाग से वृद्धि कारक पदार्थ पृथक किया जिसे उन्होंने ऑक्सिन नाम दिया। ठीक है, ऑक्सिन नाम देने का श्रेय किसको जाता है, तो एफ डब्ल्यू वेंट को जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने अपना जो प्रयोग है वो सिद्ध किया था। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ संश्लेषित ऑक्सीन्स होते हैं। ठीक है, संश्लेषित ऑक्सीन्स, कुछ संश्लेषित ऑक्सीन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी एवं हिटेरो ऑक्सीजन के कुछ, है ना, संश्लेषित रासायनिक यौगिक भी पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन की भांति ही कार्य करते हैं। तो इसको निम्न प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर इसमें बेंजीन के व्युत्पन्न, तो बेंजीन के व्युत्पन्न भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बेंजीन के उत्पन्न में कौन कौन से आते हैं देखते हैं उसमें। फेनिक एसिटिल एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड जिसको PAA के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, POA। ठीक है, इसके बाद है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके बाद है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद है इंडोल के व्युत्पन्न भी होते हैं ये, किसके, इंडोल के भी ये व्युत्पन्न होते हैं। इसको देखते हैं, तो इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, IPA। ठीक है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, IPYA। ठीक है, इसके बाद है इंडोल ब्यूटरिक एसिड। ठीक है, इसमें देखते हैं IBA। ठीक है, इसके पश्चात है नेप्थलीन के व्युत्पन्न। ठीक है, नेप्थलीन के व्युत्पन्न इसमें देखते हैं 1 नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2 नेप्थॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद देखते हैं पौधों में ऑक्सीजन का वितरण। ठीक है, तो ऑक्सीजन व्यापक रूप में पौधों में पाए जाते हैं और इसकी सर्वाधिक जो मात्रा है वो रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स में पाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही।